नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्री मंगेश गिल्डियाल जी से और जानेंगे कि जिले में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है और इसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। नमस्कार सर, दूरदर्शन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जिले में इस समय कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है। देखिए, जहाँ तक रुद्रप्रयाग की हम बात करें, तो हमारा ज़िला अभी तक कोरोना संक्रमण से सुरक्षित है। हमारे ज़िले में जितने भी लोग भारत से बाहर के देशों से यहाँ के रहने वाले लोग वापस आए या फिर जो बाहरी राज्यों से भी वापस आए, उन पर हमने कड़ी नज़र रखी और अभी तक हम लोगों के वहाँ कोई भी पॉज़िटिव केस नहीं है। सर, जिले में कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अभी तक, तो और उनकी देखभाल और व्यवस्था क्या कैसे की गई है। देखिए, हम लोगों ने ज़िले में अगर बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और होम क्वारंटीन दोनों तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की है। अभी तक हम लोग जो विदेशों से लौटे हुए हमारे लोग हैं, उनमें से हम लोग 54 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया हमने, जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम तिलवाड़ा और गढ़वाल मंडल विकास निगम रुद्रप्रयाग के गेस्ट हाउस में किया। इसके अतिरिक्त हमारे 62 के आसपास जो अन्य राज्यों से आए हुए थे, जो कि ऐसे स्थानों से आए जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा था, उन लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया। बाकी हमारे 4035 लोग ऐसे थे जो अलग-अलग राज्यों से वापस जनपद में लौटे थे। उन सभी को हम लोगों ने होम क्वारंटीन किया। हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में जो लोग रखे हुए थे, उनकी देखभाल के लिए हमने पीआरडी जवान्स वहाँ पे लगाए थे। जो होटल और गेस्ट हाउस का स्टाफ है, वो लगातार उनको फूड सर्व करना और उनकी आवश्यकता की चीज़ों को उपलब्ध कराना, वो भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा था। मेडिकल टीम्स 24/7 हमने उन सेंटर्स पर रखी हुई थी, जो कि उनका सुबह और शाम दोनों टाइम मेडिकल चेकअप कर रही थी। होम क्वारंटीन की बात करें तो हम लोगों ने ग्राम प्रधानों के माध्यम से और हमारे ज़िले में 336 ग्राम पंचायतें हैं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए हमने एक नोडल अधिकारी तैनात किया था। उन दोनों के माध्यम से ग्राम प्रधान और जो पंचायत के प्रभारी अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हमने जो होम क्वारंटीन में रखे हुए लोग हैं, उन पर लगातार नज़र रखी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो डेली उनके घर जाके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें। तो लगभग 4037 लोग जो हमारे थे, उनमें से 3900 लोग ऐसे हैं जो अब 14 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और स्वस्थ हैं। तो मुझे उम्मीद है बाकी जितने भी लोग और होम क्वारंटीन में हैं अभी, वो भी आने वाले 1-2 दिन में अपने 14 दिन पूरे करके और हम ये मान सकते हैं कि ज़िले में लगभग जितने भी लोग बाहरी राज्यों से या बाहरी देशों से आए थे, वो सब 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड स्वस्थ होकर के पूरा कर लेंगे। सर, जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है सर इसमें? देखिए, हम लोगों ने जैसे ही भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी की गई थी। तत्काल हम लोगों ने जितने भी हमारे 65 कस्बे रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, नगरीय क्षेत्र और प्लस ग्रामीण के कस्बे जो हैं, उन 65 कस्बों में हम लोगों ने 55 सेक्टर अधिकारी तुरंत तैनात किए थे। वो डेली जिस समय लॉकडाउन में छूट की अवधि थी 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक, उस समय तक वो अपने डेज़िग्नेटेड कस्बे में उपस्थित रहते थे। उन अधिकारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली मेंटेन कराया जाता था कि जिस दुकान में भी लोग सामान खरीदने आएँ, वो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। हम लोगों ने ग्राम प्रधानों को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार वीडियो मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस भेजे कि जो गाँव में राशन की दुकानें हैं, जिन पर कि मंथली राशन बँटता है, उन पर भी 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे सर्किल बना के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ज़िले में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हुआ है। हम लोगों ने लॉकडाउन में जितने लोग बाहर घूम रहे हैं या अनावश्यक कार्यों के लिए घूम रहे हैं, उन पर निगरानी की और लगभग 400 के आसपास हम लोगों ने मुकदमे कायम किए ऐसे लोगों पर जो बाहर घूम रहे थे। हम लोगों ने अब तक लगभग 70 ग्राम पंचायतों में ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की है और हमने ये देखा कि क्योंकि पहाड़ के गाँव में अधिकारी को जाना और बहुत सड़क से दूर-दूर भी गाँव होते हैं, वो संभव नहीं होता था। तो सड़क पर खड़े रह के हमारी टीम ने गाँव तक ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया और उसका एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, लोगों में थोड़ा-सा डिटरेंस आया कि प्रशासन के ऊपर से भी देख रहे हैं। तो उससे भी लॉकडाउन का अच्छा इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और मुझे नहीं लगा कि इस बीच भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के सोशल डिस्टेंसिंग को वॉलेट कर रहे हों। लेकिन आने वाले 3 मई तक चूँकि लॉकडाउन बढ़ गया है, तो हम लोग की जो सेक्टर ऑफ़िसर हैं, वो लगातार अपने-अपने कस्बों में तैनात हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 336 जो नोडल अधिकारी हैं ग्राम पंचायत के, वो भी हर ग्राम पंचायत में तैनात हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से लगातार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो भी
प्रोविज़न फ़ॉलो करने के लिए दिए गए हैं, उनका प्रॉपरली फ़ॉलो किया जाए। सर, लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति है, उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? हम लोगों ने देखिए अगर राशन की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने हर कस्बे में अपना नोडल अधिकारी तैनात किया था। वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ-साथ दुकानदारों से भी लगातार वार्ता कर रहे हैं कि किस दुकान में राशन की कमी है या किसकी कितनी डिमांड है। हम लोग डेली शाम को डिमांड कंपाइल करते हैं और डिमांड को कंपाइल करके आटा, चावल, दाल जितनी भी डिमांड डिस्ट्रिक्ट की होती है, तत्काल उसको ऋषिकेश या रामनगर जहाँ भी हमारा थोक का सामान आता है, वहाँ से हम लोग तत्काल कम्युनिकेट करके सामान मँगवा रहे हैं। अभी तक ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं आया कि कहीं पर राशन की कोई कमी हुई हो। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो हम लोगों ने ग्राम प्रधानों के माध्यम से जागरूक किया हुआ है लोगों को कि अगर गाँव दूर है और वहाँ पर लोगों की राशन की डिमांड है, तो गाँव से वो लोग एक गाड़ी की परमिशन ले रहे हैं और उस गाड़ी में पूरे गाँव का राशन एक साथ ले जा कर के 1 हफ्ते 15 दिन में वो लोग राशन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो दवाइयाँ हैं उनके लिए फ्री होम डिलीवरी शुरू की है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग 100 से भी अधिक लोगों के घर तक क्योंकि पहाड़ में बड़े दूर-दूर तक घर होते हैं, तो घर तक हम लोग दवाई पहुँचा रहे हैं, चाहे देहरादून से उनकी दवाई चल रही हो या दिल्ली से चल रही हो। तो हमारे क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट लगातार दिल्ली से, देहरादून से, गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, तो उन्हीं गाड़ियों में हम लोगों की दवाइयाँ भी मँगा रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया है, लोगों को जो दवाइयाँ हैं वो घर पे मिल रही हैं। इसके अलावा अन्य जो जैसे लोग वाहन चल रहे हैं तो उनकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी हमने कुछ रिपेयरिंग शॉप खोली हुई हैं और जो लॉकडाउन के दौरान जो अवधि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उसी अवधि में हम लोग सभी लोगों की आवश्यक सामग्री जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। सर, जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उन तक राहत सामग्री कैसे पहुँचाई जा रही है अभी तक? हम लोगों ने देखिए अभी हमारे पास 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहले तो ऐसे लोग हैं जो श्रमिक लोग हैं, जो दूसरे राज्यों के हैं या नेपाल के हैं, जो यहाँ पर हैं, जो काम करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो वापस अपने घरों को नहीं जा पाए। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके यहाँ पर रेज़िडेंस थे, कोई किराए पे रह रहे थे, तो हमने उनको उन्हीं के घरों में रोका है और कुछ हमारे 2 कैंप भी चले थे शुरू में, रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि में। अभी केवल रुद्रप्रयाग में हमारा 1 कैंप चल रहा है, जिसमें कि हमने श्रमिकों को रखा हुआ है। तो हम लोग ऐसे लोगों के घर तक राशन पहुँचा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 3000 के आसपास ऐसे लोगों को फूड पैकेट बाँट चुके हैं। हम लोगों को गाँव से भी ये डिमांड आई थी लोगों की कि ऐसे कई परिवार हैं जिनके कि राशन कार्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात कुछ ऐसे परिवार हैं जो पलायन होकर के वापस आए हैं, उनके पास वास्तव में राशन कार्ड नहीं है क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते थे। तो उनके सामने इस राशन का संकट पैदा हुआ है। तो हम लोगों ने सभी ग्राम प्रधानों से और जो हमारे ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी हैं, उनसे वो लिस्ट माँगी है और आज कल में हमें पूरी लिस्ट प्राप्त होने वाली है। इसके पश्चात मुझे उम्मीद है कि 9 से लेके 10,000 फूड पैकेट्स हम लोग ऐसे सभी ज़रूरतमंद लोगों तक अपने तहसील प्रशासन के माध्यम से पहुँचाएँगे और उनको राशन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। सर, जिससे लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो हमने देखा है कि बाहरी शहरों से भी लोग अपने घरों के उत्तराखंड में गाँव में आ रहे हैं। तो जो लोग ऐसे लोग आए हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? तो उनको देखभाल के लिए क्या व्यवस्था की गई है सर उनकी? हम लोगों ने देखिए जो हमारे 2 बॉर्डर्स हैं जहाँ पर कि बाहरी जनपदों से या बाहरी राज्यों से लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करते हैं। हम लोगों ने इन बॉर्डर्स पर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई थी और स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी थी और पुलिस की ड्यूटी थी। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवेश कर रहा है तो किस कारण प्रवेश कर रहा है। हम लोगों ने इन बैरियर्स पर सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए हैं और कंट्रोल रूम से हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसके पर्पज़ को जानने के पश्चात कई बार ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके घर पे किसी की डेथ हो गई, किसी के रिलेटिव की डेथ हो गई, उन्हें क्रियाक्रम में शामिल होना है, अंतिम संस्कार में शामिल होना है। तो उन लोगों को हम संबंधित प्रधान को और ग्राम पंचायत के प्रभारी अधिकारी को तत्काल उसकी सूचना जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे लोगों का घर पर आना ज़रूरी है, तो उन लोगों पर अगले 14 दिन तक नज़र रखी जाए कि वो अपने घर के अंदर ही रहें और अगर वो होम क्वारंटीन का उल्लंघन करते हैं, तो तत्काल उनको हम लोग उठा करके फैसिलिटी क्वारंटीन में जो हमने होटल और गेस्ट हाउस अधिग्रहण किए हैं, वहाँ तक ला रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जिनका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है घर में, लेकिन फिर भी पास की सहायता से वो डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर तक पहुँच गए हैं, उन लोगों को भी हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अब कर रहे हैं क्योंकि अभी देहरादून में या बाहरी राज्यों में केस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा सावधानी लेते हुए जो भी लोग इन जगहों से आ रहे हैं, जो ज़्यादा संक्रमित जगहें हैं, उन लोगों को हम लोग फैसिलिटी क्वारंटीन में, गेस्ट हाउसेस में या होटल में कंपल्सरीली हम उनको वहाँ पर रोक रहे हैं 14 दिन तक। क्वारंटीन में उनकी सारी हेल्थ चेकअप हो रहा है, उनको सारी सुविधाएँ दी जा रही है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से क्वारंटीन में अगर हमारे लोग रुक रहे हैं, तो उनको कोई भी परेशानी वहाँ पर ना हो। सर, अगर लॉकडाउन के दौरान किसी को जैसे आवश्यकता होगी बाहर निकलने की, अगर और पासेस इश्यू किए जा रहे हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था है और कैसे लोग उसको बनवा सकते हैं?
हम लोगों ने देखिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा भी ई पास के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है, मोबाइल ऐप, और उसके माध्यम से भी हमें लोगों की रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जिला स्तर पे ही तीनों तहसीलों में 3 व्हाट्सएप नंबर जारी किए थे शुरू में, और उन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर लोग अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे थे अपने डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके, और व्हाट्सएप पर ही हम उनको परमिशन जारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन परमिशन के लिए हम ये चीज़ बहुत ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग उन्हीं को परमिशन देंगे जिनकी मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर घर में कोई डेथ हो गई हो, या फिर फैमिली में कोई रिलेटिव हो जो बहुत ज़्यादा बीमार हो। तो बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के, जो कि स्ट्रांगली ये सिद्ध करे कि उसको वास्तव में ज़रूरत है बाहर निकलने की या दूसरी जगह जाने की, हम लोग इन्हीं केसेस में केवल परमिशन दे रहे हैं। अदरवाइज़ हम किसी को अननेसेसरी परमिशन नहीं दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का प्रॉपर्ली पालन करें। सर, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी जो इस समय ड्यूटी पे तैनात हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हम लोगों ने देखिए, जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले तो जो हमारे आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं या क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हमने पीपी किट, N95 मास्क और ग्लव्स वगैरह सभी उपलब्ध कराए हैं। और उनकी ट्रेनिंग जो है वो कई बार ट्रेनिंग हो गई है, कई बार हमने उनको हैंड्स ऑन कराए हैं, मॉक एक्सरसाइज कराई हैं, ताकि वो स्वास्थ्यकर्मी अपने आप को किसी का चेकअप करते समय, किसी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करते समय सुरक्षित रह सकें। तो हम लोगों ने इसके लिए व्यवस्था की है। इसके साथ-साथ पुलिस कर्मियों की बात करें या फिर अन्य फील्ड स्टाफ की बात करें, सबसे पहले तो हमने उनको रिगरस ट्रेनिंग कराई है, उनको पूरी चीज़ डिटेल में बताई है कि किस प्रकार से लोगों से इंटरेक्ट करना है या चेकिंग करनी है। इसके अलावा हमने बैरियर्स पर सैनिटाइज़र दिए हैं, बैरियर्स पर पुलिस की तरफ से मास्क दिए गए हैं। उन बैरियर्स पे भी हम लोगों ने हाइपो सॉल्यूशन दिया है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी किसी को चेक करें, प्रॉपर 1 मीटर के ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखें। तो ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। हम लोग सीसीटीवी कैमरा जो हमारे हैं उनसे मॉनिटर भी कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसमें दोबारा हम लोग ट्रेनिंग भी प्रपोज़ कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी हमारे सुरक्षित रहें, और अपनी सुरक्षा के साथ वो लोगों को भी जो भी चेकिंग होनी है, जो भी उनकी जाँच होनी है, वो कर सकें। सर, जैसा आपने बताया, अभी तक तो कोई वहाँ पे कोरोना पेशेंट नहीं है, और इन केस अगर फ्यूचर में पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए क्या एक्शन प्लान बनाया गया है सर अभी तक? हम लोगों ने देखिए ज़िले में, क्योंकि हमारा ज़िला छोटा ज़िला है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो वर्ल्ड वाइड जो संक्रमण हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन के रेशियो में कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, उस आधार पर अगर हम बात करें, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में 300 से लेकर के 400 लोग, अगर आउटब्रेक होता है तो इतने लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग एक कोविड हॉस्पिटल डेवलप किया है। कोविड हॉस्पिटल में हमारे पास 50 बेड परमानेंट बिल्डिंग थी उसकी, उसमें सेटअप किए हैं, और 180 बेड के आसपास हम लोगों ने टेम्परेरी सुविधा वहाँ पर हैंगर, जर्मन हैंगर में 180 बेड हमने बना दिए हैं, और आने वाले 1-2 दिन में हम उसको इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें पूरे ज़िले की, तो हम लोग आज की डेट में आसानी से 300 बेड का आइसोलेशन फैसिलिटी फॉर कोविड पेशेंट्स, या हम कहें कि कोविड हॉस्पिटल हमारा रहेगा, जिसमें लगभग 250 से 300 बेड हम लोग अरेंज कर पाएँगे। तो अगर फ्यूचर में ऐसी स्थिति आती है, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोगों ने स्टाफ का रिक्रूटमेंट कर दिया है। हमारे पास स्टाफ नर्स, हम लोगों ने वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, जितनी हमें आवश्यकता थी रिक्रूटमेंट कर दिया है। हमारे पास 6 बेड आईसीयू हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो भी अगले 2 दिन में तैयार हो जाएगा। हमारे पास 4 वेंटिलेटर हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वेंटिलेटर को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड हॉस्पिटल में जो भी अन्य सुविधाएँ चाहिए हैं, वो लगभग हम लोग विकसित कर चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हमारा कोविड हॉस्पिटल पूरी तरह से 300 कम से कम 300 पेशेंट्स को कैटर करने में सक्षम रहेगा। सर, जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो जिले के लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? हम लोग देखिए जो पैम्पलेट है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से लगातार गाँव तक पहुँच रहे हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये है कि हमारा ग्राम प्रधानों से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से संपर्क है। तो वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज जिलाधिकारी की तरफ से, अन्य अधिकारियों की तरफ से हम लोगों ने लगातार ग्राम पंचायतों तक पहुँचाए हैं, गाँव के लोगों तक पहुँचाए हैं। हमने स्पेशली यहाँ पर 5 से 6 छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोज़ 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक के वीडियोज़ बनाए हैं, जिनको कि हमने विभिन्न ग्रुप्स में शेयर किया है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, बार-बार हाथ धोने के बारे में, और भी सावधानियाँ जो कोविड-19 से बचने के लिए चाहिए हैं, उनके बारे में हमने वीडियोज़ तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से, और हमारा डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स है, उसके माध्यम से हम जागरूकता रथ लगातार गाँव में भेज रहे हैं। तो अब तक हमारा जागरूकता रथ 100 से अधिक गाँव को कवर कर चुका है। गाँव में लाउड स्पीकर के माध्यम से, इवन हम लोगों ने प्रत्येक गाँव में 10 लोगों की निगरानी समिति बनाई है। तो अगर मैं आज की डेट में बात करूँ, तो हमारे 336 ग्राम पंचायतें हैं,
तो 336 ग्राम पंचायतों में 3,360 ऐसे व्यक्ति हैं हमने चयनित किए हैं, जो कि निगरानी समिति हमने नाम दिया मॉनिटरिंग कमेटी। वो जागरूकता का काम भी कर रही हैं, होम क्वारंटाइन लोगों पर नज़र भी रख रही है और लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में भी बता रही है। तो इस तरह हमारी पहुँच गाँव के प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचें और कोविड-19 से बचाव के संबंध में सावधानियों को लोगों को अवगत कराएँ। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी 29 अप्रैल को श्री केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, तो इसको लेके जिले में क्या-क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? हम लोग ने देखिए जब लॉकडाउन शुरू में अनाउंस नहीं हुआ था और शुरुआत में कोविड-19 का इस तरह से कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं था देश में, उस समय से हम लोग केदारनाथ की व्यवस्थाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने रास्ता खोलने की कार्यवाही शुरू कर दी थी क्योंकि विभिन्न जगहों पर 5 से लेकर के 25 फीट तक की बर्फ़ जमा थी। तो वो कार्यवाही हमारी लगातार चल रही है। हम लोगों ने रास्ता लगभग 1 किलोमीटर बचा हुआ है जिसको कि हम लोग 20 अप्रैल तक खोलने का लक्ष्य बना रखे हैं। तो जो बेसिक तैयारियाँ हैं यात्रा को लेकर के जिसमें रास्ता है, शौचालय है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इन पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यात्रा के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाएँगे शासन स्तर पर लिए जाएँगे और जो भी डायरेक्शंस हमें प्राप्त होती हैं यात्रा के संबंध में, हम लोग उन्हीं का पालन करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम तैयारियों की बात करें, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कुछ तैयारियाँ हम लोग पूरी भी कर चुके हैं। सर, इस समय जो ये किसान हैं, तो किसानों को इस समय उनकी जो ज़रूरतें हैं, उस समय कैसे पूरी की जा रही हैं सर इस समय? हम लोगों ने देखिए क्योंकि ज़िले में लॉकडाउन है और भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि किसानों के लिए या बीज, खाद या चारे को किसी भी प्रकार से ना रोका जाए एवं उसके ट्रांसपोर्टेशन पर कोई भी रुकावट ना हो। उसको हमने पालन कराया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से गाँव से किसानों की बीज की डिमांड लेना शुरू कर दिया है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर गाँव में हम लोग बीज गाँव में जाकर बाँटें। क्योंकि लोग इस समय कृषि विभाग या उद्यान विभाग के स्टोर पर आना लोगों के लिए संभव शायद नहीं भी हो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग गाँव तक पहुँच करके प्रत्येक गाँव में बीज बाँटने की कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। गाँव में लोगों के कई ऐसे गाँव हमारे हैं जिनमें कि सब्ज़ी उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है और उनका ग्रेन प्रोडक्शन भी हुआ है। तो ऐसे लोगों को मार्केट अवेलेबल करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। उद्यान विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से स्पेशल व्हीकल हम लोग चला रहे हैं। उन लोगों के घर तक पहुँचकर जिनका भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से हम लोग उत्पाद को उठा रहे हैं और मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि क्योंकि इस समय जो सब्ज़ी उत्पादन है, वो यहीं पर उसकी खपत है। तो हमें मार्केट के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लोकल में ही हम लोग किसानों को मार्केट अवेलेबल करवा रहे हैं और हम लोगों ने जो ज़िले के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, सभी को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने से जोड़ा हुआ है। तो किसानों की जो भी डिमांड्स होती हैं या उनकी जो आवश्यकता है, उनको जो परेशानियाँ हैं, तत्काल वो हमें ग्रुप के माध्यम से मिलती हैं। और गाँव में क्योंकि हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक प्रभारी अधिकारी, नोडल ऑफिसर तैनात किया है, तो उन लोगों के माध्यम से भी हमें गाँव में किसानों की समस्याएँ या किसानों की डिमांड्स पता चलती हैं। हम लोग इस लॉकडाउन में ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन गाँव तक पहुँचे, ना कि लोगों को आना पड़े हम तक। तो कोशिश कर रहे हैं कि बीज, खाद जो भी रिक्वायरमेंट गाँव की है, यंत्र हैं, उन सबको हम लोग प्रत्येक गाँव तक पहुँचाएँ। तो रोस्टर जारी हम लोग कर रहे हैं और उसी रोस्टर के आधार पर गाँव में हम लोग बाँट रहे हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं रुद्रप्रयाग जिला एक पर्वतीय जिला है, तो इसके साथ चुनौतियाँ भी बढ़ जाती हैं आपकी। तो उनको सर कवर अप करने के लिए क्या विशेष व्यवस्थाएँ की जा रही हैं इस समय? देखिए अगर जहाँ तक पर्वतीय जिला होने की बात है तो देखिए एक तरह से हम लोग कहें कि यहाँ पर जो आउटवर्ड जो मूवमेंट है लोगों का बाहर से अंदर, एक तो वो कम है, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसके साथ-साथ क्योंकि हमारे ग्राम पंचायतें दूर-दूर हैं, सड़क की कनेक्टिविटी में से भी कई ग्राम पंचायतों कई तोक ऐसे हैं, छोटे-छोटे हैमलेट्स जो काफ़ी दूर-दूर हैं। तो वहाँ पर अगर कोई बाहर से व्यक्ति आया है, तो उस व्यक्ति तक पहुँचना, उसकी मॉनिटरिंग करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। इसके साथ-साथ वहाँ कोई गर्भवती महिला है और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, तो अगर उस महिला को तत्काल हॉस्पिटल तक लाना हो, तो उस केस में भी हम लोगों को थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने ज़िला रुद्रप्रयाग में क्योंकि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आने वाली महिलाएँ हैं, उनके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था पहले से ही की हुई है कि जैसे ही उनकी एक्सपेक्टेड डेट आती है, उससे 10 से 15 दिन पहले हम उन्हें नियरेस्ट चिकित्सालय में बुला लेते हैं। चिकित्सालय के बाहर हमने रहने की अच्छी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। उन सेंटर का नाम हमारे ज़िले में प्रत्याशा रखा गया है। तो प्रत्याशा केंद्र में हम उन गर्भवती महिलाओं को ले आते हैं, ताकि अगर सडनली उन्हें कोई लेबर पेन हुआ या अचानक हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिले, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस पर हमारी एएनएम्स लगातार काम कर रही हैं। हम लोगों ने सभी अस्पतालों में एडिशनल गाड़ियाँ उपलब्ध कराई हैं। अगर किसी व्यक्ति को अचानक हॉस्पिटल आना पड़े या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर जाना हो, तो उसको हम लोग वाहन उपलब्ध करा रहे हैं।
तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, इमरजेंसीज हैं, जिनमें कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उस केस में हम गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से उनको गाड़ियां उपलब्ध करा सकें। बाकी जहां तक दूर दूरस्थ गाँव की बात है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नोडल अधिकारी तैनात किया है और उसको उसी गाँव के आसपास के क्षेत्र से चयनित किया हुआ है। तो इससे हमारे को सबसे अच्छी सुविधा ये हो रही है कि गाँव की एक्चुअल सिचुएशन जो है वो हम तक डायरेक्टली पहुँच जाती है कि उस गाँव में हमें क्या-क्या व्यवस्थाएँ करनी है। तो अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स आया है और क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है, तो हमारी ये व्यवस्था लगातार चालू रहेगी। सर, कार्यक्रम के अंत में आप दूरदर्शन उत्तराखंड के दर्शकों और जिले के लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर गढ़वाली में ये मैसेज दे तो और अच्छा रहेगा सर। दूरदर्शन उत्तराखंड का दर्शक छी आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी निवेदन है कि आप अपने घर में रहो। सरकार 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया अपन घर में रहे कि आप सब दिया कि हम पिछला 20-21 दिन बटे अपना घर में छा तो जो हमारे जनपद में या हमारे स्टेट में जो कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ने का रेट जो बहुत कम हो गया। अब फिर हम तो 3 मई तक अगर हम अपन घर में रोला तो निश्चित रूप से जो इन्फेक्शन जो रेट है वो खत्म ही हो सकते और वही अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करो और जदगा भी लोग भैर बटे आला, भैर राज्य बटे आला, भैर देश बटे हमारे जनपद में आला, हमारे गाँव में आला, तो हम सब जिम्मेदारी है कि उन लोगों का हम होम क्वारंटीन करला 14 दिन तक और वो पर लगातार नजर बनाए के रखला ताकि हमारे गाँव, हमारे राज्य, हमारे जनपद सुरक्षित रहो। धन्यवाद। सर, दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।